क्या राहुल गांधी खुद जो इस पूरे अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, वो खुद इस अलायंस को बिखेरने में लगे हुए हैं? क्या वो सबके साथ तालमेल ठीक से नहीं बिठा पा रहे हैं? जिस सो कॉल्ड इंडी अलायंस की आपने बात की, जो कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सदारत में बना था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके राजनीतिक वन नाइट स्टैंड था। और ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन चाहते थे। अरविंद केजरीवाल उछाल मार मार के चाहते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि इस बार हम साफ हो जाएंगे, तो वो चाहते थे कि कांग्रेस साथ में रहे। लेकिन दरवाजा किसने बंद किया दिल्ली में? कांग्रेस ने बंद किया, क्योंकि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में जो भी अपनी पॉलिटिकल जमीन बनाई है, वो कांग्रेस का वोट बैंक खा के पी के डकार भी नहीं लिया है, और तब उनकी जमीन बनी हुई है वहां पर। साहब देखिए, राहुल गांधी जन्मना प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं भारत में। उनको किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनना है। अरविंद केजरीवाल बिना पावर के नहीं रह सकते। आज अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पहचान केवल एक एक्स एमएलए की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक इनसिक्योर अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से पंजाब को खाना चाहेंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि हरभजन सिंह अपना इस्तीफा दें और राज्यसभा में जाऊं। तो मैं जो भविष्य देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी में बंटवारा होगा। भगवंत मान अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे और वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और बहुत जल्द मैं देख रहा हूं कि पंजाब में एनडीए की सरकार होगी। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक बार फिर हमारे साथ में अवनीश जी हैं और अवनीश जी जब होते हैं तो भारतीय राजनीति की बड़ी पैनी नज़र और पैना एनालिसिस उनका होता है और उनसे इस बारे में बातचीत करने में बड़ा मज़ा आता है। अवनीश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से आज इस चर्चा के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार राहुल, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। जी। अवनीश जी, हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि एक अलायंस बना सभी पार्टियों का और उसको उन्होंने इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस हम जो भी कहें वो नाम दिया और उन्होंने काफ़ी हद तक एनडीए को रोकने में सफलता भी हासिल करी। जो एक स्मूथ रन था, उसे रोकने में थोड़ी-सी सफलता हासिल करी। पर वो चीज़ें विधानसभा चुनाव आते-आते बिखर गई। जैसे एक मोतियों की माला बिखर जाती है, वैसी वो बिखर गई। फिर वो हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा और अब हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा। जम्मू-कश्मीर में भी काफ़ी हद तक वो चीज़ें देखी। तो क्या राहुल गांधी खुद जो इस पूरे अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है, वो खुद इस अलायंस को बिखेरने में लगे हुए हैं? क्या वो सबके साथ तालमेल ठीक से नहीं बिठा पा रहे हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न लिया आपने। देखिए, रिलेशनशिप के कई प्रकार होते हैं। जरा यहां से मैं शुरू करता हूं। एक होता है पानी ग्रहण संस्कार। शुभ लग्न कुंडली मिलाई जाती है, अपने इष्ट मित्र परिवारजने छोटे बड़े पूरे समाज के सामने उनको ढोल बजाते हुए बारात लेके जाते हुए और सब कुछ कराते हुए एक संस्कार होता है, जिसको पानी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। और उसके बाद एक संबंध बनता है। एक तो ये होता है, ठीक, नैतिक आधार पर बना होता है। दूसरा, हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने उसकी परमिशन दे रखी है, लिविंग रिलेशनशिप होता है भाई, साथ में रह रहे हैं, पानी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ। लेकिन एक और रिश्ता होता है। वो रिश्ता क्या होता है? उसको इस्लाम में निकाह मुताह बोलते हैं, और अगर उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में राहुल कहें तो वन नाइट स्टैंड बोलते हैं। ठीक है। अब ये रूपक मैं क्यों दे रहा हूं? जिस सो कॉल्ड इंडी अलायंस की आपने बात की, जो कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस की सदारत में बना था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने पूरे विपक्ष को इकट्ठा करके राजनीतिक वन नाइट स्टैंड था। वो कोई संबंध नहीं था। और यही वजह है कि जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आया और इंडिया अलायंस के सभी बच्चों को अपना रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद ये पता चला कि वो एक बार फिर फेल हो गए हैं नरेंद्र मोदी को हराने में, तो उसके बाद वो वन नाइट स्टैंड उसी दिन से समाप्त हो गया था। आज तक उस इंडिया अलायंस की कोई एक मीटिंग 4 जून के बाद नहीं हुई। ये ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड। किस बात का इंडिया अलायंस है?
अब आ जाते हैं, चलिए साहब मीटिंग नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं, मीटिंग नहीं कर पाते हैं, बड़ा व्यापक जो है बड़ा गठबंधन है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला है, तो नहीं हो पा रहा है साहब। ठीक। हरियाणा में क्या हुआ इंडिया अलायंस का? हरियाणा के चुनाव में इंडिया अलायंस का क्या हुआ? उससे और पहले थोड़ा चले चलते हैं साहब, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? इंडिया अलायंस लड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने बदौलत बहुमत आ गया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कांग्रेस बाहर खड़े हुए मच्छर मार रही है, धूल फांक रही है। इंडिया अलायंस वहां खत्म। ये किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इंडी गठबंधन के सो कॉल्ड एक साथी ने, कांग्रेस के साथ। अब आ जाते हैं हरियाणा में कांग्रेस ने क्या किया? राहुल की कांग्रेस ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के हिस्से और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उनके साथ, दोनों के साथ हरियाणा में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने दरवाजा बंद कर लिया सीट शेयरिंग का, कहा चलो निकलो। ठीक है। उसके बाद दिल्ली का चुनाव, लोगों ने मुझे बड़ा कहा कि साहब देखिए ऐसा है, दिल्ली की कांग्रेस यूनिट जो है वो अलग चुनाव लड़ रही है। दरअसल राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं बार बार अकेला एक व्यक्ति हूं जो ये कहता रहा कि जो भी ये समझ रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में टाइम पास कर रही है, वो टाइम पास नहीं कर रही है। और मैंने यहां तक कहा था कि दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर केवल 15 सीटों पर जहां की मुस्लिम डोमिनेंस है, जहां पर मुस्लिम मतदाता इफेक्ट करता है पूरे रिजल्ट को, उन्हीं 15 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे राहुल उठा के देख लीजिए, 14 सीटों, वो 15 में से 14 सीटें वहां कांग्रेस को मिले हुए वोट देख लीजिए, और आम आदमी पार्टी का घटा हुआ वोट देख लीजिए, और वहां पर रिजल्ट देख लीजिए, और बीजेपी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक। जब दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने नहीं किया समझौता, और ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन चाहते थे, अरविंद केजरीवाल उछाल मार मार के चाहते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता था कि इस बार हम साफ हो जाएंगे, तो वो चाहते थे कि कांग्रेस साथ में रहे। लेकिन दरवाजा किसने बंद किया दिल्ली में? कांग्रेस ने बंद किया। अब मुझे कोई ये ना समझाए भगवान के लिए कि साहब ऐसा है कि माकन और बाकी लोग संदीप दीक्षित और ये लोग मिलकर कर लिए, इसमें जो है आला कमान की सहमति नहीं थी। क्या बात करते हैं साहब? कांग्रेस में ये कोई सोच सकता है क्या कि बिना गांधी फैमिली के, बिना 10 जनपद के कुछ चाहे एक पत्ता भी खड़क सकता है? किसी को छींक भी आ सकती है? कोई टॉयलेट भी जा सकता है? नहीं जा सकता। तो यहां पर साफ तौर पर मैं आपको एक दो और जिक्र करके बताऊंगा कि राहुल ऐसा क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही दिल्ली में गठबंधन से बाहर हुए राहुल गांधी, सो कॉल्ड इंडिया अलायंस, उन्होंने वहीं से किसको संकेत दिया? अखिलेश यादव को संकेत दिया, साफ तौर पर संकेत दिया। और कैसे दिया मैं आपको बता रहा हूं। 9 सीटों का उपचुनाव देख लीजिए, अब उसमें 10वीं सीट जो है यहाँ मिल्कीपुर वाली, वो भी जोड़ लीजिए। 10 सीटों में राहुल की कांग्रेस ने अखिलेश यादव को कहा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, लड़ ले अकेले। वहां कोई इंडी गठबंधन नहीं आया। बराबर। साफ तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, इंडी गठबंधन पहले ही टूट चुका है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 10 सीटों के उपचुनाव में कहीं कोई इंडी अलायंस नहीं दिखाई दिया। दिल्ली में केजरीवाल से नाता तोड़ने के बाद राहुल गांधी ने वहीं से संकेत दे दिया कि 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। अभी आपको बताऊंगा ये सब क्यों हो रहा है। अब आपको ले चलता हूं बिहार। अभी बीते कुछ दिनों पहले राहुल गांधी बिहार गए थे। इसको अच्छा खासा समय हो गया, मुझे लगता है कि 1 महीना होने वाला होगा, लेकिन गए थे। दिल्ली के चुनाव अभी प्रचार चल रहा था, उसी बीच में गए थे जब उन्होंने अखिलेश यादव को संकेत दे दिया था, उसके बाद गए थे। और वहां जाके तेजस्वी और लालू के परिवार के साथ इनकी मीटिंग हुई। चलिए उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हम आप नहीं जान सकते हैं, ना हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने पब्लिक में क्या कहा? राहुल गांधी ने पब्लिक में कहा कि बिहार में जो कास्ट सेंसस हुआ है वो बकवास है, फर्जी है, किसी काम लायक नहीं है। ठीक, बराबर। राहुल गांधी एक तरफ ये कह रहे थे, दूसरी तरफ आप सोचिए तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनके समय में जब नीतीश जी उनके साथ थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो कास्ट सेंसस को अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा काम बताते हुए घूमते हैं तेजस्वी यादव।
अब ऐसे में राहुल गांधी उनके जो जिसको वो ओन करते हैं तेजस्वी, सबसे बड़ा काम बताते हैं, उसको कहते हैं ये फर्जी पन्ना है। क्या संकेत दिया राहुल गांधी ने आरजेडी को? यानी साफ तौर पर, क्योंकि दिल्ली चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब इसके बाद देश में कोई अगर विधानसभा चुनाव होना है तो वो जी। 2025 के नवंबर महीने में बिहार में होना है। तो साफ तौर पर उन्होंने संकेत दे दिया कि भैया तुम भी आउट, हम अकेले लड़ेंगे। एक और उदाहरण देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि ये सब क्यों हो रहा है। जी। आप ये बताइए, पश्चिम बंगाल की यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे वोकल मुख्यमंत्री, हर तरह की बातचीत करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितने दिनों से शांत हैं? पिछली बार आपने उनको कब सुना था? गहरे सन्नाटे में। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में जो भी अपनी पॉलिटिकल जमीन बनाई है, वो कांग्रेस का वोट बैंक खा के पी के डकार भी नहीं लिया है, और तब उनकी जमीन बनी हुई है वहां पर। ठीक। अब सवाल ये उठता है, राहुल, आपके नाम राशि राहुल गांधी ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसा कर जानते हैं क्यों रहा है? वो रजिया की तरफ इशारा कर रहे हैं कि रजिया अब गुंडों में मत फंसो, तुमने गुंडों में बहुत फंस के देख लिया, आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये सांकेतिक एक रूपक था। रजिया जिसे मैं कह रहा हूं वो है इस देश का मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम वोट बैंक। राहुल गांधी अब एक नीति पर चल रहे हैं कि मुसलमानों को कांग्रेस के खेमे में फिर से वापस लाना है, और केवल किसी एक प्रदेश दो प्रदेश में नहीं, पैन इंडिया लाना है। अब आप कहेंगे कि अगर उनको लोकसभा में लाना है तो लोकसभा का चुनाव तो 2029 में है, फिर राहुल गांधी दिल्ली क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, राहुल गांधी हरियाणा क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिहार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो साहब देखिए, राहुल गांधी जन्मना प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हैं भारत में, उनको किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनना है। बाढ़ में जाए किसी राज्य का मुख्यमंत्री और किसी राज्य की सरकार, उनको क्या मतलब है इससे? भाई वो एक ऐसे खानदान में पैदा हुए हैं कि जहां काम करने वाला कोई नौकर भी अपने आप को कैबिनेट मंत्री ही समझता है बाय बर्थ। तो वो तो पीएम इन वेटिंग है, बाय बर्थ पीएम इन वेटिंग है। राहुल गांधी यह सब कुछ 2029 के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी यह भी जानते हैं कि अकेले मुसलमानों को अपने पास वापस लाने के बाद भी हम नरेंद्र मोदी की भाजपा से नहीं लड़ पाएंगे, उनको नहीं हरा पाएंगे। उनका ये भी फंडा क्लियर है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर पूरे देश का मुसलमान कांग्रेस के पास परंपरागत रूप से जैसे था वैसे वापस चला जाएगा, नेहरू जी की तरह जमाने में जैसे था, जैसे इंदिरा जी के समय था, जैसे राजीव के समय था, जैसे सोनिया और मनमोहन के समय था, अगर वो वापस चला गया तो एक बेस वोट जो कांग्रेस कहीं 4 में, कहीं 3 में, कहीं 10% में आ गई है, एक बेस वोट उसके पास आ जाएगा। और 2029 में जब कभी फिर वन नाइट स्टैंड प्लान किया जाएगा एनडीए अलायंस जैसा, कि आओ चलो फिर नरेंद्र मोदी से लड़के दिखाते हैं और भाजपा को सत्ता से बाहर रखते हैं, तो कांग्रेस के पास एक बार्गेनिंग पावर बढ़ी रहेगी, एक टेबल रहेगा कि हमारे पास मुसलमान वोट बैंक है, वो हम पर भरोसा कर रहा है। अब आओ बार्गेनिंग टेबल पर बैठो और तब हम डील करेंगे कि तुम छोटे भाई हो अखिलेश, तेजस्वी तुम वहां बिहार में छोटे भाई हो, हर जगह सारे लोग छोटे भाई हो, गाड़ी अब कांग्रेस चलाएगी, गाड़ी अब गठबंधन की भाई चलाएगा। इस नीति पर काम कर रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, अब आप कहिएगा कि मुसलमान जाएगा उनके पास? सवाल आता है। एग्जैक्टली देखिए ऐसा है, यहाँ दोनों के मकसद मिल रहे हैं। राहुल गांधी के जिंदगी का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखना, जो वो नहीं कर पा रहे हैं। इस देश के मुसलमान का पहला और अंतिम लक्ष्य एक ही होता है कि उस कैंडिडेट को जिताया जाए जो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। उसने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के जमाने से लेकर अखिलेश यादव तक करके ये देख लिया, बिहार में वो आरजेडी के साथ रह के देख लिया, ममता बनर्जी के साथ बंगाल में रह के देख लिया, यहां तक कि बेचारा मुसलमान भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ भी चला गया महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी उसका मकसद हल नहीं हुआ, भाजपा सत्ता से बाहर नहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में जब दोनों एक ही गम के मारे हैं
या हूं, तो एक गाना मुझे याद आ रहा है कि तुमको भी गम ने मारा, हमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा, इस गम को मार डालो। तो इसलिए मुसलमान भी अब इस बात को जान गया है। और बड़ी मजेदार एक बात आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के चुनाव में एक स्लोगन उतारा, जो कि अब भारतीय राजनीति का एक बेंचमार्क बन चुकी है, एक सूत्रवाक्य बन चुकी है, बंटोगे तो कटोगे। याद है? इसको सबसे अच्छा अपने जीवन में उतार रही है कांग्रेस और मुसलमान वोट बैंक। राहुल की कांग्रेस मुसलमानों को समझा रही है, अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और फलाने ढिकाने में बटोगे तो ऐसे ही कटोगे, मुख्य धारा से कटे रहोगे, तुमको सत्ता कभी नहीं मिलेगी। कांग्रेस भी उनको बता रही है कि बाबू बटो मत, पैन इंडिया हमारे साथ आओ, हमारे साथ रहोगे कल्याण होगा। और मुसलमान भी ये डिसाइड कर चुका है। इसलिए राहुल गांधी को किसी इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी के पास पर्याप्त समय है 2029 तक। राहुल गांधी मुसलमानों को अपने पास लाने के लिए उनको ये बता रहे हैं कि देखो, हमने अकेले चलने का ठान लिया है, तुम अखिलेश के साथ रहोगे, नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम किसी तेजस्वी के साथ रह के कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारे साथ अगर आओगे तो आगे चल के जो गठबंधन बनेगा उसमें हम सबसे मजबूत हैं। और वो याद दिला रहे हैं कि हमारे परनाना से लेके, हमारी दादी से लेके, हमारी पापा से लेके, हमारी मम्मी जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, उन सारों ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तो तुम्हारे लिए कर पाएंगे हम ही। ये है कुल पॉलिटिकल स्ट्रेटजी राहुल गांधी की। और इसीलिए वो एनडी अलायंस को बारी बारी लगातार तोड़ते चले जा रहे हैं और वो तोड़ते चले जाएंगे। यहां अब अखिलेश की राजनीति अगर खत्म हो रही हो तो उनकी बला से, भाई अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीति शुरू होती है तो जैसे जैसे मुलायम सिंह मजबूत होते गए, यहाँ वीक कौन हुआ, खत्म कौन हुआ? कांग्रेस खत्म हुई। बिहार में जैसे जैसे लालू मजबूत हुए, खत्म कौन हुआ? कांग्रेस खत्म हुई। अरविंद केजरीवाल तो पूरा पूरा कांग्रेस को ही, उनका वोट बैंक ही निकलने के बाद 3 बार सत्ता में रहे। तो जैसे जैसे क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर होती जाएंगी, कांग्रेस के पास ही वो वोट शिफ्ट होना है और किसी के पास नहीं होना है। क्योंकि ये आया ही मामला जो है ममता बनर्जी, आप देख लो ना भाई, ये है कुल पॉलिटिकल फिलॉसफी जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं बड़े संतोष के साथ बहुत कम राहुल गांधी की तारीफ करता हूं, लेकिन राहुल गांधी की इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट की मैं तारीफ कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। बराबर। और ये आपने बिल्कुल सही कहा सर कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियां या तो कांग्रेस से निकल के बनी है या कांग्रेस का वोट लेके बनी है। तो वो ये कतई नहीं चाहेंगी कि कांग्रेस उनके राज्य में मजबूत हो। और अगर कांग्रेस उनसे हाथ मिला के आगे बढ़ती रहे तो कांग्रेस कभी भी वहां पर मजबूत नहीं होगी। तो अगर कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना है तो कांग्रेस को एकला चलो वाला नारा उनको करना ही पड़ेगा। फिर चाहे उन्हें एक टेम्परेरी तौर पे किसी न किसी राज्यों में हार का सामना भी क्यों ना करना पड़े। पर ये एक शायद लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म लॉस को एडजस्ट करते हुए। शायद अगर मैं इसे फाइनेंस की भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ तो। सर, एक छोटा-सा सवाल मैं आपसे जाते-जाते पूछना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल दिल्ली और पंजाब में भी बड़ी घमासान देखने को मिल रहा है। तो वो क्या सिचुएशन है? देखिए, ऐसा है कि जब आपकी जेब खाली हो जाए, कैश खत्म हो जाए और आपकी जेब में एटीएम हो तो आपको एटीएम की याद आती है और फिर आप एटीएम का पासवर्ड रीसेट करते हो, फिर उसको बार-बार सहेज के रखते हो। अरविंद केजरीवाल के पास अगर अब कोई एटीएम बचा है तो केवल पंजाब बचा है, जहां वो सत्ता में है। अरविंद केजरीवाल बिना पावर के नहीं रह सकते। आज अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पहचान केवल एक एक्स एमएलए की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के संविधान में बदलाव करके खुद को 30 साल के लिए संयोजक बना लिया है, लेकिन चलने के लिए गाड़ी कहां से आएगा? वो चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर में चलने के आदी हो चुके हैं, वो शीश महल में रहने के आदी हो चुके हैं। वो कहाँ रहेंगे, कैसे चलेंगे? उनको जेट प्लस सिक्योरिटी की आदत है। तो ये सारी चीजें वो कहां से करेंगे? और इस सबसे ऊपर उनको अपना पार्टी, जिसे मैं गिरोह कहता हूं, आम आदमी पार्टी चलाने की जरूरत है। उसके लिए उनको संसाधन चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि एक इनसिक्योर अरविंद केजरीवाल
अब पूरी तरीके से पंजाब को खाना चाहेंगे। ये कोशिश वो पहले से कर रहे हैं, वो जान रहे थे कि वो दिल्ली हार रहे हैं। अब देखिए ऐसे में है क्या कि भगवंत मान ये जानते हैं कि ये आदमी अब हमारा शोषण करेगा। ऐसे में भगवंत मान ये भी जानते हैं कि मैं तभी तक हूं जब तक सेंटर हमको रहने दे। आपने एक चीज देखा होगा कि भगवंत मान कम से कम अमित शाह से अच्छी खासी एक ट्यूनिंग बना के चलते हैं। बराबर। भगवंत मान यह भी जानते हैं कि हमको अगर किसी से लड़ना है पंजाब में तो वो कांग्रेस से लड़ना है, बीजेपी से हमारी कोई पंजाब में लड़ाई नहीं है, इसलिए बीजेपी के लिए हम कोई बड़े दुश्मन नहीं है। अरविंद केजरीवाल बड़ा दुश्मन हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन भगवंत मान नहीं हो सकते, क्योंकि पॉलिटिकल लड़ाई भगवंत मान की कल को जब भी चुनाव आएगा 2 साल के बाद तो वो किससे होगी? वो कांग्रेस से है पंजाब में, कांग्रेस से। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है। 2 साल में हो जाएगी नहीं हो जाएगी ये बात की बात है। तो ऐसे में भगवंत मान निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहेंगे। और कितना शर्मनाक है कि रिजल्ट आता है दिल्ली का, हारता है अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव और तलब करता है पूरे पंजाब की कैबिनेट को और पूरे विधायकों को अपने जूते की नोक पर नई दिल्ली बुला के एक आदमी, क्या एक आदमी यहां से वहां नहीं जा सकता था? नहीं, उसने हैसियत बताई है। और ये तो पंजाब की जनता को सोचना होगा कि पंजाब की पूरी पगड़ी एक ठिगने बौने एक ऐसे आत्ममुग्ध आदमी के पैरों में लाके पटक दिया, उसने मजबूर किया कि पूरा कैबिनेट, पूरे विधायक, सारा कुछ वो दिल्ली आ गया। और वो जो कि 10 या 15 मिनट में सारी मीटिंग खत्म हो गई। उस मीटिंग के अंदर हुआ क्या? 10 या 12 मिनट अरविंद केजरीवाल बोले, किसी विधायक ने वो बात नहीं सुनी कि अरविंद केजरीवाल बोले। और मैं अपने सूत्रों के आधार पर आपको कह रहा हूं राहुल, कि बल्कि आपस में विधायकों ने चुटकुले क्रैक किए और उस पर ठहाके लगाए। और यही वजह थी कि मुश्किल से 18 से 20 मिनट में वो सारी कवायद खत्म हो गई। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि हरभजन सिंह अपना इस्तीफा दें और राज्यसभा में जाऊं। जब आपने 100-100, 200 करोड़ में एक-एक राज्यसभा सीट बेच रखी है पहले ही, तो क्यों कोई खाली करेगा? बड़ी सीधी सी बात है। भगवंत मान अब किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हालत में बर्दाश्त कर सकते थे कि यार चुप रहे, तेरी दुकान चली गई, तेरी नौकरी चली गई, तू पैसे ले, अपना मौज कर, मैं पैसे देता रहूंगा तेरे को, ये ले पैसे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं कि वो सिर्फ पैसे से नहीं मानेंगे। अरविंद केजरीवाल को एक मजबूत ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए ही चाहिए, एक पद चाहिए ही चाहिए। आप सोचिए जरा, सोनिया गांधी इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाई कि वो केवल एक्स एमपी होकर रह जाएं, इसलिए उन्होंने राज्यसभा जाने का रास्ता, ये जो लुटियंस जोन में बंगला, ये जो सुरक्षा, ये जो प्रोटोकॉल, एक जो किसी हाउस का मेंबर होने के नाते एक जो प्रोटोकॉल और संवैधानिक एक अधिकार, उसकी जो आदत है, इसका महत्व ऐसे लोग जानते हैं। और अरविंद केजरीवाल अगर 100 श्रूड पॉलिटिशियंस की कीमत पर एक अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति बनता है, इसलिए वो कितने शातिर हैं, कितने मक्कार हैं और कितने नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले हैं, ये अब सबको पता है। तो मैं जो भविष्य देख रहा हूं, आम आदमी पार्टी में बंटवारा होगा, भगवंत मान अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे और वो मुख्यमंत्री रहेंगे। और बहुत जल्द मैं देख रहा हूं कि पंजाब में एनडीए की सरकार होगी। आप नीतीश कुमार बिहार की कल्पना करिए, लालू यादव की पार्टी के साथ रहे नीतीश कुमार, आज एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। मैं यही स्थिति पंजाब में देख रहा हूं, मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे, अरविंद केजरीवाल से अलग पार्टी बनाएंगे, वो कुछ भी नाम हो सकता है, आम आदमी पार्टी मान गुट, आम आदमी पार्टी पंजाब, कुछ भी हो सकता है। और वो एनडीए के हिस्सा होंगे, क्योंकि पंजाब में उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है। भाजपा की भी लड़ाई कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी आज जो भगवंत मान की है उसकी भी लड़ाई कांग्रेस से है। तो फिर ये दोनों एक साथ क्यों ना हो, और तब जबकि डबल इंजन की सरकार चलाने का आनंद ही और है। और इन सारी बातों से सबसे ऊपर जो कि राष्ट्र हित में है, कारण क्या कि पंजाब कोई साधारण स्टेट नहीं है, वो एक बॉर्डर स्टेट है। और बॉर्डर स्टेट होने के नाते, वहां एक इंसर्जेंसी का इतिहास रहने के नाते, वो भी बॉर्डर स्टेट पाकिस्तान के साथ होने के नाते एक राष्ट्रीय महत्व भी है कि कम से कम एक ऐसा अराजक व्यक्ति
अरविंद केजरीवाल, उसकी दुकान वहां पर मजबूत ना हो, जो कि यहां तक कैसा है चाहता है, उसके यहां तक षड्यंत्र हैं कि अगर उसे बनना पड़ा प्रधानमंत्री तो वो आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं ये संभावना देख रहा हूं बहुत जल्दी विखरन होगा और भगवंत मान मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए के मुख्यमंत्री रहेंगे। कितना सुंदर दृश्य होगा, बिल्कुल बिहार की तरह सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्टली हो जाएगा और राष्ट्र हित में भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि सबको इसकी कामना करनी चाहिए, आपको भी कामना करनी चाहिए। जी अवनी जी, इसी नोट के साथ में मैं आज के इस चर्चा को विराम देता हूँ। मुझे पता है कि आपका शेड्यूल बड़ा बिजी है, आपको जाना है, तो आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपसे भविष्य में ज़रूर जुड़कर बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।